सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और अगला क्वेश्चन था हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर वोलेटाइल देन पारा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है पारा नाइट्रोफिनॉल के रिस्पेक्ट में, इसका कारण समझाना है। वोलेटाइल माने उड़नशील, जो उड़ जाता हो, जैसे पेट्रोल और पानी। तो पेट्रोल उड़नशील है, उसको हम लोग ढक कर रखते हैं। मोर वोलेटाइल, ज़्यादा उड़नशील, धीरे धीरे पेट्रोल के मॉलिक्यूल गैस बनकर उड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पानी को ढकना बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो लेस वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब उड़नशील। तो यहाँ पर ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये पारा नाइट्रोफिनॉल है, और उसका सवाल है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल होता है पारा नाइट्रोफिनॉल से, कारण बताएं। तो हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है आपका, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं? जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड बन जाता हो। नेगेटिव एंड जिस मॉलिक्यूल का है, पॉजिटिव एंड भी उसी मॉलिक्यूल का। देखो, ये नेगेटिव एंड भी इसी मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव एंड भी इसी मॉलिक्यूल, और इस दोनों से बन गया है। यह है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन पारा नाइट्रोफिनॉल में ये देखिए, ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा होने के वजह से बॉन्ड नहीं बन पाता। ऐसे में ये जो पारा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जब दो मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड बने। यहाँ पर नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का। ये देखो, ये नेगेटिव एंड इस मॉलिक्यूल का है और ये पॉजिटिव एंड इस मॉलिक्यूल का, और इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें इंटरा नहीं बन पाया क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एंड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें। आप इसको ऐसे समझो कि अगर 10 लड़के एक लाइन में खड़े हैं, तो अगर सारे लड़के अपना हाथ बांधे हुए हैं तो ये इंटरामॉलिक्यूलर हुआ। देखो, ये मेरा हाथ भी मेरा ही है, ये हाथ भी मेरा, हमने आपस में बांध दिया। हर लड़के अपना इसी तरह से, तो हर लड़के अलग अलग हो गए। और इंटरमॉलिक्यूलर, हमने अपना एक हाथ से उसको पकड़ा, उसने एक हाथ से उसको पकड़ा। ये दो के बीच में एक हाथ मेरा, एक हाथ उसका, ये इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर इंटरामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि जब सब लड़के आपस में एक दूसरे अपना ही हाथ पकड़ लेंगे तो हर कोई अलग है, जो जब चाहे चला जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमको पकड़े हुए हैं। इसमें देखिए, ये मॉलिक्यूल अगर गैस बनकर उड़ना चाहेगा तो दूसरा मॉलिक्यूल जो बंधा हुआ है उसको रोक लेगा, ये दूसरे को रोक लेगा। इसलिए इस तरह से ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल नहीं पाता।
जबकि यहाँ पर हर मॉलिक्यूल अपना अलग अलग है जो जब चाहे चला जाता है, इसलिए ये ज़्यादा उड़नशील है, ये कम उड़नशील है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो एवरी मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट एंड इजीली एस्केप। हर मॉलिक्यूल स्वतंत्र है और आसानी से एस्केप कर जाएगा, चला जाएगा, भाग जाएगा। सो मोर वोलेटाइल। और यहाँ पर आगे लिखेंगे इन पारानाइट्रोफिनॉल देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सो द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ वन अनदर। मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, इसलिए मॉलिक्यूल कैन नॉट इजीली एस्केप, आसानी से भाग नहीं सकता चूंकि बंधा हुआ है। आप ऐसे समझो कि अगर कागज पड़ा हुआ रहे अलग अलग करके तो हवा चलेगा तो हर कागज उड़ सकता है, लेकिन अगर कागज बांध दिया गया है रस्सी से तो कोई कागज का टुकड़ा उड़कर भाग नहीं सकता। वो हाल इसका है। तो यही कारण है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर वोलेटाइल है, ज़्यादा उड़नशील है पारानाइट्रोफिनॉल के रिस्पेक्ट में। इसके अलावे भी दो और क्वेश्चन वहाँ पर था। जैसे एक क्वेश्चन था कि ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथाइल अल्कोहल। तो हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, लिक्विड को विस्कस, विस्कस माने गाढ़ा बना देता है। तो ग्लिसरॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं इथाइल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है गिनती में, इसलिए ये मोर विस्कस है इथाइल अल्कोहल से। आइए एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखें हम लोग। Which of the following can form hydrogen bond? H2S, CH3CHO, इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो हमने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के 3 कंडीशन होंगे। यहाँ पर H2S में क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा, लेकिन इस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सल्फर का साइज बड़ा होने के चलते यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ पर CH3CHO में ऑक्सीजन है जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और उसका साइज भी छोटा होता है, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है ऑक्सीजन में, इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इस ऑक्सीजन से साइज भी इस ऑक्सीजन का छोटा है, लेकिन इस ऑक्सीजन से कोई H लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बना सकता। इसमें हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज भी छोटा है और इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा।
अगर तुम इतना दिमाग नहीं लगा सकते तो याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें OH या NH या FH, इन तीनों में से कोई एक बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में पाया जाए तो समझ जाना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। देखो ये तीनों में से कोई भी बॉन्ड यहाँ नहीं है, ना OH बॉन्ड है, ना NH है, ना FH। इसमें भी OH बॉन्ड नहीं है, O में H नहीं है, इसमें भी OH नहीं है, इसमें NH है, इसलिए ये बना लेगा। तो सही आंसर D है। तो याद रखना, आसानी के लिए, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते तो आसानी के लिए, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इन तीन में से कोई एक बॉन्ड दिखाई दे तो तुमको समझ लेना चाहिए कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। Which of the following can form a strongest hydrogen bond? ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उसने पूछा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें से किसका है। तो याद रखना, सबसे कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड NH बॉन्ड में होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड में होगा, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग FH बॉन्ड में होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड NH के वजह से है तो वो कमज़ोर है, OH के वजह से है तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, FH के वजह से तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देखो, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड OH के वजह से है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड OH के वजह से है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड OH के वजह से है। NH वाला कमजोर है, हमें स्ट्रॉन्ग खोजना है, तो NH वाला इसमें है तो इसको छोड़ दिए, OH वाला ये 3 केस है। अब ये जो CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें +I इफेक्ट होता है, बताएंगे आपको आगे, इंडक्टिव इफेक्ट उसमें आप देखेंगे, +I इफेक्ट, और इसमें ये -I इफेक्ट है। और याद रखना, जो +I इफेक्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कमज़ोर करता है, और जो -I इफेक्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसमें +I इफेक्ट है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड को कमज़ोर करेगा, और ये -I इफेक्ट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को मजबूत करेगा। इसलिए इनमें से सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होगा।
तो एक नियम और क्या सीखे आप कि प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर बनाता है, माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रांग बनाता है। आई इफेक्ट क्या है वे आज ही के क्लास में हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद आप समझ जाओगे कि किस में प्लस आई इफेक्ट होता है और किस में माइनस आई इफेक्ट होता है। द मैक्सिमम नंबर of hydrogen bond which a water molecule can form is 4, 3, 2, 1। वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बंध सकते हैं ये बताना है। क्या एक वाटर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या 2 या 3 या फिर 4? तो ये देखिए, ये है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है और 2 हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव एंड है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ऐसे ये पॉजिटिव एंड एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। ये नेगेटिव एंड वाटर के एक और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव एंड भी एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड हो जाएगा। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल जो बीच वाला है, बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल ये वाला, ये एक साथ 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड हो सकता है। और ये चारों वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो सही आंसर है 4। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने बताए, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भरे पड़े हैं। वो जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में या फिर इनऑर्गेनिक में तो वैसे क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
चार इफेक्ट बहुत ज़्यादा वाइटल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक है मेसोमेरिक इफेक्ट, एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक है हाइपर कंजुगेशन। जिसमें से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल अभी है नहीं, इसलिए हम तीन को डिस्कस करेंगे। एक इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बाद आपको हम बताएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और फिर हम आपको बताएंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में। ये सब ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहलाते हैं। ट्रांसमिशन इफेक्ट कितने हुए? चार। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये एक्चुअली किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अपना पोजीशन बदलता है, उसी को बताता है। और ये सारा इफेक्ट मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या कहो इन इफेक्ट के बगैर हम बिल्कुल भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को सही ना समझ सकते हैं ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे और ये इफेक्ट जो आप पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट हो या मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन, ये इफेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इससे हम मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है कि इन इफेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, भरा पड़ा है क्वेश्चन। तो आइए हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। आप सभी जानते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो मेन पार्ट है वो है उसका कार्बन चेन। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मेन पार्ट, उसके स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है वो है उसका कार्बन चेन। तो अगर हम एक कार्बन चेन लेते हैं, मान लीजिए ये कार्बन चेन है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं ये सब नॉन पोलर बॉन्ड हैं। ये किसी भी कार्बन पर ना कोई चार्ज है ना माइनस चार्ज। पोलर बॉन्ड में एक पर प्लस आ जाता है, एक पर माइनस, ये नॉन पोलर। अगर इस कार्बन चेन में कोई एक दूसरा ग्रुप लग जाए, मान लो X, एक ग्रुप लग गया जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति या तो कार्बन से ज़्यादा है या फिर कार्बन से कम है, तो ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, इस कार्बन चेन में अपना एक प्रभाव डालना शुरू करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, X क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। तो ये क्या करेगा, ये जो ग्रुप है इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर, इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है। तो इस एटम पर थोड़ा सा, इस ग्रुप पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है। अब इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा क्योंकि
इलेक्ट्रॉन पर है निगेटिव चार्ज और इस पर है पॉजिटिव, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर चला गया है, इस पर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। उसमें हमने डेल पॉजिटिव लिखा है, इसमें 2 बार डेल लिखा है, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज उससे थोड़ा कम होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इस पर माइनस है, ये प्लस, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन पिछले वाले कार्बन के तुलना में और कम होगा ये पॉजिटिव। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है का इधर थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये पूरे कार्बन चेन में सर्कुलेट करने लगता है, फैलने लगता है। तो किसी भी सैचुरेटेड कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड होता है और उसके इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी सैचुरेटेड कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का किसी एक तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाना या शिफ्ट कर जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। दिस टाइप ऑफ slight displacement of sigma electrons in a saturated carbon chain due to presence of an electron withdrawing group or electron donating group in the chain is known as इंडक्टिव इफेक्ट। जिसको हम लोग कैपिटल आई से बताते हैं, बोलते हैं आई इफेक्ट। आई माने इंडक्टिव। दिस टाइप ऑफ slight displacement of sigma electron in a saturated carbon chain due to, क्यों डिस्प्लेस होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट देने वाला, धकेलने वाला ग्रुप हो, उसके वजह से जो ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होगा कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम
इंडक्टिव इफेक्ट या फिर आई इफेक्ट कहते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होंगे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के वजह से। टाइप्स, टू टाइप्स होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप, एक कहलाता है माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा कहलाता है प्लस आई इफेक्ट। इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना माने खींचना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट कहते हैं, और लिखते हैं माइनस आई इफेक्ट। और इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देने वाला या रिलीज करने वाला इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या करता है, कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और वो इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन चेन में अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डोनेट करता है, देता है। इट withdraws electrons from carbon chain। ये इफेक्ट क्या करता है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींच लेता है अपनी ओर। It releases, डोनेट करता है या रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, किसको देता है, कार्बन चेन को। ये डिफिनेशन के अलावे जो मेन पार्ट है, मेन चीज है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है और कौन से ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। इसकी पहचान बच्चों को आना चाहिए। तो याद रखने के लिए हम आपको लिखाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EDG। एनसीईआरटी में इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा, इसको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इसको आप लिख सकते हो माइनस आई ग्रुप्स। कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट रखते हैं, चूंकि इसकी पहचान याद रखना है तभी क्वेश्चन बनेगा। तो हम पूरा लिस्ट नहीं लिखेंगे, आप इतना ही याद रखो, शॉर्टकट टेक्निक है ये मेरा,
कि जितने भी ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप हैं लगभग सभी के ग्रुप के पास -I इफेक्ट है। ऑलमोस्ट all functional group have -I इफेक्ट। लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप में -I इफेक्ट है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप OH हो, NO2 हो, CO हो, CN हो, CHO हो, लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप में -I इफेक्ट है, लगभग सभी में। एक्चुअली देखना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें कम से कम एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता ही है। आपको लिखाए थे, याद कर लेना, 7 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन। देखो, इसमें O है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें N है, इसमें O है, और जितने फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट है देख लेना, इनमें से कोई ना कोई एक 7 में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आपका है उनमें से एक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसलिए लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, या कहो -I वाले ग्रुप हैं, या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं वो लोग। और ये जो +I इफेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इसको +I ग्रुप कह लीजिए। तो जिस तरह से आपको आसानी के लिए हमने बताया कि लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप -I इफेक्ट हैं, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं उसमें +I इफेक्ट होता है। वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अल्काइल ग्रुप्स, अब इसको अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3OH, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर CH3OH ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है कार्बन से, तो वो बॉन्ड पोलर होता है। ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है। इस पोलर बॉन्ड में, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड समझाए थे, देख लीजिएगा भूल गए हैं तो इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पर माइनस आएगा, और दूसरा एटम पर प्लस आता है। पोलर बॉन्ड में यही होता है। तो ये जो पोलर बॉन्ड जहाँ पर है उससे 2 टुकड़ा बनाइए। जिस हिस्से में माइनस चार्ज आया वो -I ग्रुप कहलाएंगे, जिस पर प्लस आया वो +I ग्रुप कहलाएंगे। तो ये देखिए, फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट में माइनस आया, तो लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप -I इफेक्ट वाले हैं, और अल्काइल वाला पार्ट जो था इस पर प्लस आया है, इसलिए +I इफेक्ट। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो बॉन्ड पोलर होता है। पोलर में बॉन्ड में एक एंड में माइनस चार्ज आएगा, एक एंड में प्लस। तो जिस पार्ट में माइनस रहा वो -I ग्रुप, जिस पार्ट में प्लस रहा +I ग्रुप। आप खुद ही एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, अलग अलग एग्जाम्पल को चेक करके देखिएगा। जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होगा उस पर माइनस आएगा, इसलिए हमने लिख दिया लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप -I इफेक्ट रखते हैं। ये सब -I ग्रुप कहलाते हैं। और जिस पर प्लस आएगा वो +I ग्रुप कहलाएंगे, और अल्काइल ग्रुप पर जनरली प्लस आता है। आप याद रखें, -I ग्रुप कौन, तो लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप -I ग्रुप कहलाते हैं।
और जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। लेकिन सिर्फ ये पहचान से ही आपका काम नहीं चलेगा कि आपने पहचान लिया कौन माइनस आई ग्रुप है और कौन प्लस आई ग्रुप, इतना भर से आपको काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो कुछ फेमस फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है या किसका कम, उसका ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा। ऑर्डर जब तक याद नहीं रखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में आप फंस जाएंगे। तो सारे ग्रुप का आप याद नहीं रख सकते हैं, कुछ फेमस ग्रुप का हम यहाँ पर बताते हैं जिसको आप याद रख के सवाल बना सकते हैं। इसके नीचे लिखिएगा ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सारे फंक्शनल ग्रुप का हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ ग्रुप का जो ज़्यादा कॉमन है उसका हम लिख रहे हैं। आप सारे ग्रुप के लिए आप किताब से भी रट सकते हो, लेकिन इतना से भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे NO2 का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। CN CO COOH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ ग्रुप का हमने सिर्फ यहाँ पर बताया है। आप इसे याद रखें और पूरा सारे फंक्शनल ग्रुप का जानना है तो बुक से, यहाँ टाइम बचाने के लिए उसको हमने लिख रहे हैं। हर बुक में दिया हुआ ऑर्डर आपको ये याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट भी याद रखना है आपको। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट याद रखना। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट किस में होता है तो अल्काइल ग्रुप में होते हैं। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, दो बात तो आपको आसानी होगा। पहली बात, कार्बन की गिनती अगर बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे मिथाइल से ज़्यादा प्लस आई इथाइल में होगा, इथाइल से भी ज़्यादा प्लस आई प्रोपाइल में होगा, प्रोपाइल से भी ज़्यादा प्लस आई ब्यूटाइल में होगा, इस तरह से। तो पहला पॉइंट कि कार्बन की गिनती अल्काइल ग्रुप में जैसे जैसे बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट का पावर बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा बात याद रखिएगा, अगर कार्बन की गिनती सेम हो तो प्राइमरी अल्काइल से ज़्यादा प्लस आई सेकेंडरी अल्काइल में होगा और सेकेंडरी अल्काइल से ज़्यादा प्लस आई टर्शरी अल्काइल में होगा। जैसे प्रोपाइल से, ये एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है N प्रोपाइल, इससे ज़्यादा प्लस आई जो है आइसोप्रोपाइल में होगा क्योंकि ये सेकेंडरी वाला है, और इससे भी ज़्यादा प्लस आई टर्शरी अल्काइल में होगा, टर्सरी ब्यूटाइल में। चूँकि ये टर्सरी वाला ग्रुप है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर के लिए आप आसानी से ये याद रख सकते हो कि कार्बन की गिनती बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट का पावर बढ़ जाता है, और अगर कार्बन लगभग सेम हो तो प्राइमरी अल्काइल से ज़्यादा प्लस आई सेकेंडरी अल्काइल का होता है, सेकेंडरी से भी ज़्यादा प्लस आई पावर टर्शरी अल्काइल का होता है।
ये तो हुआ इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप और उसके एग्जाम्पल। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बातें इंडक्टिव इफेक्ट का। पहला, इट इज द शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये इसमें जो शिफ्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है। दूसरा याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट of hydrogen atom is taken as zero। मतलब इसमें ना प्लस आई है ना माइनस आई, ये जीरो में माना जाता है, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट। तीसरा पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। यह टेम्पररी इफेक्ट नहीं होता है, परमानेंट होता है। परमानेंट इफेक्ट है। चौथा, डिस्टेंस बढ़ने से इस इफेक्ट का पावर कम होने लगता है और थर्ड कार्बन के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। परिभाषा में तो लिखा हुआ है पूरे कार्बन चेन में जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पहला कार्बन पर जितना प्रभाव है दूसरे पर कम, तीसरे पर कम, ऐसे कम होते होते तीसरा कार्बन के बाद खत्म हो जाते हैं। इट डिक्रीजेस with increase in distance and disappear after थर्ड कार्बन। लेकिन सबसे वाइटल पॉइंट यह है कि ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेन करने में सो मेनी प्रॉपर्टीज। इट इज यूजफुल टू explain acidic character, basic character, stability, reactivity, in many cases। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी को आगे देखेंगे हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के मैक्सिमम केसेस को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे, जो आगे देखेंगे। आज के क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे हम लोग। थैंक यू।